assignments. Let's continue with our assignment sums. We come to the first one. In first one, it is given that current is 1 ampere. Current flowing through a conductor is 1 ampere. Length of the conductor is given as 0.1 meter. Cross section area is 10 raised to minus 6. And resistivity is given 1.7 and 10 raised to minus 8. When you get these three quantities, then that means you need resistance. उसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा मान के चलो. रो एल और ए दिया है तो रेजिस्टेंस के लिए रो एल बाई. पहला पूछा पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढो, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल आई आर. आई भी है, आर भी है, तो पहला पार्ट तो हो गया V इक्वल टू आई आर, दिस मच. फिर सेकंड पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी क्या, तो सेकंड पार्ट में वी आर आस्क्ड अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला करंट डेंसिटी का J इक्वल टू एनी वी डी, ऑल्सो J इज इक्वल टू आई बाई ए. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ढूंढना हो तो वी डी विल बी इक्वल टू आई अपॉन एन ए. आई है हमारे पास में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है. ई तो वी नो वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम. तो ई भी है. रहा क्या, एन. एन ढूंढना है. एन इज नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब नंबर डेंसिटी यानी क्या, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो जो तकलीफ है वो इसी को ढूंढने में. तो अब हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो टू फाइंड स्मॉल एन, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा में देखो तो क्या दिया है. यह गिवन डेंसिटी ऑफ कॉपर, वैलेंसी ऑफ कॉपर, एटॉमिक वेट दिया हुआ है एंड एवोगैड्रो नंबर दिया है. वी नो वेरी वेल दैट व्हाट वी वांट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ मास अगर मॉलिक्यूलर वेट जितना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. मास अगर मॉलिक्यूलर वेट एमओ जितना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स है. एटॉमिक वेट जितना है इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एन है. क्योंकि एमओ मास मीन्स 1 मोल, क्योंकि पर मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पर मोल है. तो अगर एमओ मास है तो एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स. तो चलो वैल्यू ले लेते हैं. 63.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 kg कॉपर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू 23. क्यों, दिस एटॉमिक मास शोज 1 मोल एंड 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं. तो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम्स. इफ 8.9 into 10 raised to 3 kg mass, then how many number of atoms? The number of atoms n will be equal to 6.02 into 10 raised to 23 into 8.9 into 10 raised to 3 upon 63.5 into 10 raised to minus 3. ये हो गया number of atoms in this much mass. अब ये mass की characteristic है, is a density. Density means this much mass per unit volume. Density means this much mass per unit volume. तो अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम है तो ये भी आएगा एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब. अच्छा, ऑल्सो वी नो दैट ऑल्सो वैलेंसी इज 1. यहाँ पे वैलेंसी 1 दी हुई है, मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम. वैलेंसी क्या बताता है, हर एक एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, तो भी 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम. तो जितने एटम्स है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए. देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको छोटा एन बोलेंगे, विल बी द सेम. क्यों, क्योंकि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इतने एटम से इतने इलेक्ट्रॉन देंगे पर मीटर क्यूब, जिसको दूसरे में हम लोग बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वी कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी of electrons per meter cube. Okay, that gives number density, number of electrons per unit volume. तो n आ गया यहाँ पे. बराबर है. कैसे करना है, एटॉमिक मास गिव्स एवोगैड्रो नंबर, इतना एटम्स तो इतना मास, डेंसिटी जितना मास तो कितना आएगा, तो दैट गिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब वैलेंसी 1 दी है, पेपर में ट्विस्टिंग कर सकते हैं तो क्या करेंगे, 1 के बदले 2 दे दो डेंसिटी. मतलब क्या हो जाएगा, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. तो हर एक एटम में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फिर यहाँ पे जितने एटम उससे डबल फ्री इलेक्ट्रॉन तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने का.
वैलेंसी 3 दिया तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक मास इतना मास तो इतने एटम्स, डेंसिटी जितना मास तो कितने एटम्स। एंड ये मेथड हमने 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सम्स करते हुए दिया था कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही सेम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दे दिया। ओके, सो दैट्स द सम नंबर 1। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर द सेकंड सम ऑफ असाइनमेंट। सेकंड सम में दिया हुआ है कि कॉपर वायर है, उसको स्ट्रेच करके 10% इंक्रीज किया लेंथ में। एक सिमिलर सम हमने किया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी, पर यहाँ उसमें मुझे थोड़ा और बताना है वो। नाउ दिस कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 10%। तो हमें फाइंड करना है उसके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा, फाइंडिंग द परसेंटेज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट यू आर गिवन इज लेंथ इनिशियली L है, रेजिस्टेंस इनिशियली R है। अब लेंथ कितना हुआ तो L2 बोल देते हैं उसको, न्यू लेंथ। ओरिजिनल प्लस 10% इंक्रीज हुआ यानी हो जाएगा 1.1 L। एंड नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नहीं, नया रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, कितना चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ R2 माइनस R1 वो फाइंड करना है, एंड वो भी इन परसेंटेज। ओके, ये फाइंड करना है हमको। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई, अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लेंथ चेंज किया है, यहाँ पे लेंथ में चेंज किया तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लेंथ करो। सो दिस विल बी रो L स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ बिकम्स वॉल्यूम। Area of cross section into length becomes volume. So what will happen now? As stretching is done, stretching here. As stretching done, volume remains constant. Stretching में volume remains constant. And also, rho resistivity तो constant है। क्यों? क्योंकि stretching से material change नहीं होने वाला है। When you stretch the copper wire, it does not become gold. Copper will remain copper itself. And resistivity depends on the type of material. तो material तो change होने वाला नहीं है, इसलिए resistivity भी constant, तो rho भी constant, volume भी constant है। तो therefore what we get is R proportional to L square. Therefore R2 by R1 will be equal to L2 by L1 का whole square. Okay, R2 by R1 will be equal to L2 by L1 का whole square. So from this we can say R2 will be equal to R1 into L2 by L1 का square. So that will make R into L2 by L1, L2 by L1 1.1 का square. So what you get, new resistance as R2 is equal to 1.21 R. ये नया रेजिस्टेंस आ गया। हमें नया रेजिस्टेंस नहीं पूछा, हमको चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा। Therefore delta R will be equal to R2 minus R1 which is 1.21 R minus R. So this gives 0.21 R. परसेंटेज में कन्वर्ट कर तो मल्टीप्लाई 100 करेगा 25% of R. Now as this change is positive, as delta R is positive, therefore increase in resistance, resistance increase हुआ है, therefore increase in resistance. So therefore we say that therefore resistance increases by 21%. Resistance increase by 21%. Okay, ये हो गया regarding this one. पुराना वैल्यू दिया इतना परसेंट इंक्रीज किया तो हाउ टू वर्कआउट हो गया। अब लेंथ में चेंज किया तो लेंथ को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने को बोला होता, इफ इट सेड दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस, तो उस केस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए करने का, तब क्या हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर। तो उस केस में आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो एक रिलेशन हमारे पास क्या आता है, रेजिस्टेंस का रिलेशन, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। दूसरा रेजिस्टेंस का एरिया का क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। तीसरा ये R इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, बराबर है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एरिया क्रॉस, रेडियस में चेंज कैसा बोला है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन किया तो R इनवर्स से प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो गया, एंड ए इज पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि तीसरा रिलेशन बनेगा R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस रेज़ टू 4। ये तीन रिलेशन रेजिस्टेंस के वेरिएशन के हैं। ओके, स्टेट बोर्ड में तो शायद ज्यादा काम नहीं आएगा, पर व्हेन यू आर राइटिंग इन एंट्रेंस एग्जाम देयर यू हैव टू रिमेंबर सच रिलेशंस। रेजिस्टेंस का रिलेशन विद द लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड रेडियस ऑफ द वायर। चेंज किया तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने का वैल्यू को। क्लियर, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे डिक्रीज इन लेंथ बोला था, डिक्रीज बाय 10%, तो यह माइनस हो जाता। एक तो वेरिएशन में देख लिया रिलेशन। अब अगर मान लो डिक्रीज हो रहा था तो माइनस होता, माइनस हो जाता तो ये 0.9 हो जाएगा।
0.9 हो जाएगा मतलब क्या होगा, फिर ये पूरा वर्कआउट करते करते यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 0.81 आर। तो अब क्या आ जाएगा 0.81 आर माइनस आर, तो दैट इज नेगेटिव 0.19 आर, यानी कि नेगेटिव 19% ऑफ आर। एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो अगर लेंथ डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, ऐसा इंडिकेशन आ जाएगा। सो डेल्टा आर के बेस पर से यू कैन से पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग। ये वेरिएशन इसमें आ सकता है। एक और बात इसमें, इफ दिस चेंज इन रेजिस्टेंस, यहाँ पे तो कितना दिया 10%, 10% इज क्वाइट अ बिग चेंज। इस हमको ओरिजिनल लिख देते हैं वापस से, L प्लस 10%, सो 1.1 है। ओके, आपको कॉपी करने के लिए जरूरत पड़ेगी तब। अब इसमें चेंज 10% दिया है, 10% इज क्वाइट अ बिग चेंज। अगर मान लो छोटा चेंज दिया होता, लेट्स से टू सम नंबर 9, सम नंबर 9 में आपको दिया है कि इंक्रीज इन लेंथ L1 प्लस 0.1% ऑफ L, इंक्रीज दिया 0.1% का, तो 0.1% यानी कितना हो गया L1 प्लस 0.001 L, तो दिस विल बी 1.001 L। अब ये 1.001 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1.001 का स्क्वायर। डायरेक्ट करें हम लोग, सेम स्टेप्स कंटिन्यू करते करते यहाँ पे स्क्वायर करना है, यहाँ पे 1.001 रखेंगे तो स्क्वायर क्या आएगा 1.002001, ये स्क्वायर आएगा इसका। तो चेंज देखो तो कितना होगा, एंड मल्टीप्लाई करो तो 100 से तो 0.2% आएगा, यानी 0.1% चेंज किया तो 0.2% चेंज आएगा। ओके, ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड यहाँ पे अपने समझते हैं, व्हेन द चेंजेस आर वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे हम लोग वेरी स्मॉल चेंजेस वाला रिलेशन लेते हैं। वो कैसे करने का वो समझ लो। वी हैव R इज इक्वल टू रो L बाई, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई A करते हैं, तो देयरफॉर सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ में चेंजेस तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई लेंथ, तो रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। रो एंड वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, देयरफॉर R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर रिलेशन आ गया, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर रिलेशन आ गया। तो फिर चेंज इन रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू ट्वाइस द चेंज इन लेंथ। याद होगा इलाम हमने एरर्स के बारे में देखा था, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर पावर 2 है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर है। तो dr विल बी इक्वल टू ट्वाइस dl, चेंज इन R विल बी इक्वल टू टाइम्स चेंज इन लेंथ। ओके, यानी अभी लेंथ में चेंज कितना बताया इसमें 0.1%, तो ये हो गया 0.2%, डायरेक्टली आंसर आ गया, वही आंसर डायरेक्टली आ गया। दिस वे ऑल्सो यू कैन डू, अगर एमसीक्यू में दिया हो तो जब भी ऐसे रिलेशन मिले तो यू कैन डू बाय दिस वे ऑल्सो। पर ये मेथड स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल व्हेन, ये मेथड स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल व्हेन चेंज इज लेस देन 5%। 5% से ज्यादा चेंज हो तो ये परफेक्ट नहीं रहेगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% का चेंज है, तो वैसे देखा जाए तो 2 into 10% है 20% होना चाहिए, पर आंसर कितना है 21%, तो देयर एक्यूरेसी गोज ऑफ। इसलिए अगर चेंज लेस देन 5 होवे तो यू कैन यूज दिस डिफरेंशिएशन मेथड, अगर मोर देन 5 होवे तो गो बाय दिस क्लासिकल मेथड। हाँ, लेस देन 5 में भी आप क्लासिकल मेथड यूज कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये डायरेक्ट कट है, कब यूज करने का, स्पेशली जब एमसीक्यू कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू में यू नीड नॉट शो द मेथड, उसमें मेथड बतानी नहीं होती, खाली एबीसीडी करना होता है, तो यू कैन जज द आंसर फास्ट, स्पीड भी मिलता है, एक्यूरेसी भी मिलता है। इसलिए ये एक मेथड याद रखना। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आएंगे, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, फिर वो पावर के केस में पावर प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, पावर प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, इसमें ये पावर रिलेशन है, पावर का I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर बाय R इंटू T, वो सब में P प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, P प्रोपोर्शनल इसका, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं कि dP विल बी इक्वल टू ट्वाइस DI। हाँ, पर जब चेंजिंग करंट इज लेस देन 5% तभी ये यूज कर सकते हैं, बाकी ओके। तो ये एक मेथड हो गया आपका, ये इसलिए मैं खास कर रहा था, ये तो हमने टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, एक्सरसाइज का समय है, सामने नहीं किया ऐसा नहीं है, पर ये भी आपको बताना था। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस सम। तो ये सम नंबर 2 and 9 साथ साथ में हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन फॉर द थर्ड सम। थर्ड सम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ, आपने भी रीड तो किया होगा, पर रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुमको पता लगे कि इसमें क्या छोटी छोटी बातें हैं।
वन कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कट इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों इक्वल लेंथ के नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, पी एंड क्यू। नाउ पार्ट पी इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, जो सेक्शन पी था उसको खींच के डबल लेंथ किया। लेट द मॉडिफाइड वायर बी आर, तो नए वायर को आर नाम दे दिया। इफ रेजिस्टेंस ऑफ आर एंड द सेकेंड पार्ट क्यू इज सेम, देन यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी एंड क्यू। पी को स्ट्रेच किया डबल के, उसके बाद पी का जो नया वायर बना, पी को स्ट्रेच किया तो वायर आर बोल दिया डबल लेंथ वाले वायर को। आर और क्यू यानी स्ट्रेच्ड पी एंड क्यू दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो ऐसे केस में इफ अगर ऐसा हो तो दोनों का लेंथ ढूंढो, इनिशियल लेंथ ऑफ पी एंड क्यू वो ढूंढना है। टोटल लेंथ ऑफ वायर इज गिवन 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये वायर है, पूरे वायर का लेंथ 1 मीटर है, लेंथ ऑफ द एंटायर वायर इज 1 मीटर। इसके दो पार्ट कर दिए, पी और दूसरा क्यू। तो सपोज इनिशियल लेंथ ऑफ वायर पी इज एल, पी का लेंथ एल है, तो therefore initial length of wire q will be 1 minus l। p का लेंथ अगर l है तो q का लेंथ हो जाएगा 1 minus l। ओके, फर्दर therefore resistance of p rp will be equal to rho l by a and resistance of q will be equal to rho into 1 minus l by a। okay, now p is stretched to double the length, स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दिया, तो therefore रेजिस्टेंस लेंथ को डबल किया, रेजिस्टेंस ऑफ p becomes 4 times। ये कहाँ से आया, याद है ना आगे के समय आप प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहे थे, स्ट्रेच किया वायर को, स्ट्रेचिंग क्या है इसीलिए आर प्रोपोर्शनल डिवाइड करते, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा, बराबर है। आगे के समय जो किया था उसी हिसाब से आर पे बिकम्स 4 टाइम्स, तो देयरफॉर आर पे बिकम्स 4 टाइम्स and new wire is R, so therefore resistance of R will be equal to 4 times resistance of P। P को स्ट्रेच किया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, वो हो गया नया वायर R का रेजिस्टेंस, दैट इज 4 टाइम्स रो L by A, ये रेजिस्टेंस ऑफ R आ गया। नाउ व्हाट यू आर सेड इज R is equal to RQ। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया कि वायर पी को स्ट्रेच कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस बना इक्वल टू क्यू। आर क्या है, 4 टाइम्स रो एल बाई दैट्स इक्वल टू रो इनटू 1 माइनस एल बाई ए। कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4l इक्वल टू 1 माइनस एल, सो 5l इज इक्वल टू 1, देयरफॉर l इज इक्वल टू 1 बाई 5 मीटर। l की वैल्यू आ गई, l क्या है, लेंथ ऑफ वायर पी, देयरफॉर इनिशियल length of P is L equal to 1 by 5 meter and that of Q is 1 minus, and that is 1 minus 1 by 5, 4 by 5 meter। ये आंसर है। ओके, ये हो गया सम नंबर 3। Next sum, we take sum number 4 in which you are given 2 wires, one is aluminum and another is made of copper। दोनों वायर की रेजिस्टिविटी दी हुई है, दोनों की डेंसिटी दी है, रेजिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2 दिया हुआ है, दोनों का डेंसिटी d1 d2 दिया हुआ है। दोनों में से कौन सा वायर लाइटर है वो फाइंड करना है। लाइटर मतलब मास में, वेट मास जिसका कम हो वो। फर्दर यू आर गिवन इन द सम दैट बोथ आर हैविंग आइडेंटिकल लेंथ्स एंड रेजिस्टेंस इज सेम, ये कंडीशन दी हुई है। तो ऐसे केस में दोनों में से लाइटर वायर कौन है। अब अवर कॉमन एक्सपीरियंस इज एल्यूमिनियम इज लाइटर देन कॉपर, पर पता नहीं वायर में ऐसा है कि नहीं, क्योंकि वायर के लिए कंडीशंस दी हुई दूसरी, ऐसे चेक करते हैं। नाउ व्हेन यू वांट टू चेक वेदर इट इज अ लाइटर वायर और हेवियर वायर, यू हैव टू चेक द मास। इसलिए मास से शुरू करते हैं। वी नो दैट मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि m इज इक्वल टू वॉल्यूम के लिए एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिखते थे, डेंसिटी का d। नाउ वी हैव टू कंपेयर बोथ द मासेस, मास ऑफ बोथ ऑफ देम, इसलिए m1 अपॉन m2 लिख लेते हैं। Therefore m1 upon m2 will be equal to a1 l1 d1
upon A2 L2 D2. Okay, now lengths are given same, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो it remains is A1 D1 upon A2 D2. Let's see equation. अब D1 और D2 तो है हमारे पास, A1 A2 नहीं है, तो चलो लेट्स गेट A1 A2. तो उसके लिए as R1 equal to R2, ये कहाँ से है, क्वेश्चन में गिवन है कि रेजिस्टेंस आर सेम, बोथ द वायर्स आर सेम रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, तो 1 के लिए रो 1 L1 बाई A1, 2 के लिए रो 2 L2 बाई A2. अब L1 L2 तो कैंसिल हो गए क्योंकि सेम है, लेंथ तो सेम दी हुई है, तो देयरफॉर वी गेट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, वही चाहिए ना यहाँ पर, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू रो 1 by रो 2. Let's say equation number 2. Using 2 in 1, what we get is M1 by M2 is equal to A1 by A2 की जगह रो 1 by रो 2 and D1 by D2 दिया हुआ है. ओके, अब रो 1 D1, रो 1 है D1 है, रो 2 है D2 है, वैल्यूज डाल दो एंड गेट द वैल्यू M1 by M2. ना ये M1 by M2 की जो वैल्यू है उसके ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कौन सा लाइट है कौन सा हैवी है. कैसे, इसमें पॉसिबल आंसर्स, पॉसिबिलिटीज क्या है सकती है. अगर M1 by M2, अगर M1 by M2 कम्स बिगर देन 1, तो मतलब क्या हो गया, M1 इज बिगर देन M2, तो लाइटर कौन हो गया, नंबर 2, यानी कि कॉपर वायर इज लाइटर. अगर ऐसा आता है तो कॉपर वायर इज लाइटर, बराबर है. अगर M1 by M2 की वैल्यू मोर देन 1 आती है तो कॉपर वायर इज लाइटर, क्योंकि M1 बिगर देन M2 हो गया. अगर M1 by M2 की वैल्यू लेस देन 1 आती है, मतलब क्या होगा, M1 इज लेस देन M2, यानी कि 1 इज लाइटर, यानी कि एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर. अगर मान लो सर ये इक्वल टू 1 आ गया तो ठीक है, M1 by M2 इक्वल टू 1, यानी कि दोनों का मास सेम है, कोई लाइटर नहीं ना कोई हैवियर नहीं. अब यहाँ जो आंसर आएगा उसके ऊपर से जजमेंट आ सकता है. इस सम में तो पूछा लाइटर वायर ढूंढो, इसको कैलकुलेट करते तो ये वैल्यू समवेयर अराउंड 0.4 जितना आवे तो लेस देन 1 हो गया, एंड लेस देन 1 इज एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर. ओके, अगर ऐसा है तो आई लीव इट ऑन यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M1 by M2 एंड जज विच वन विल बी लाइटर वायर. बराबर है. एग्जाम में पेपर सेट लाइटर वायर पूछे तो जरूरी नहीं है, द पर्सन कैन आस्क फॉर हैवियर वायर ऑल्सो. कॉम्बिनेशन में एल्यूमिनियम कॉपर दिया तो जरूरी नहीं, कोई भी दो मटेरियल दे सकते हैं, पर दोनों की रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी दी होगी, तो उसके बेस पर से गेट द M1 by M2 एंड गेट द रिलेशन व्हिच वन विल बी लाइटर व्हिच वन विल बी हैवी. ओके, नेक्स्ट नंबर 5, उसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स. व्हेन वन ऑफ द कॉइल्स इज स्विच्ड ऑन, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन केटल स्टार्ट्स बॉइलिंग इन 6 minutes. When the other coil only is switched on, the same amount of water starts boiling in 8 minutes. If both the coils are switched on in parallel, how much time will the same amount of water take to boil? Each time voltage applied is same. अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रिक किटली है हमारे पास. किटली मतलब क्या, जिसमें चाय गर्म की जाती है वही, यानी इट इज दैट इलेक्ट्रिक केटल इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल वेसल in which water is filled. One filament is inserted in it, one in the water, जिसको बैटरी के साथ लगाते हैं. अब ये पावर सप्लाई दिया तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल विल अपोज द करंट एंड हेंस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड वो हीट क्या करेगा, आजू बाजू पानी को गर्म करेगा. ये इसका फंक्शनिंग है. बराबर है. हमको बोले कि वोल्टेज अप्लाइड इज सेम. हमारी केटल में 2 कॉइल है ऐसी, कॉइल नंबर 1 कॉइल नंबर 2. अब बोले कि गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, अगर कॉइल 1 अकेला चालू करें तो 6 मिनट में बॉयल हो जाता है. गिवन अमाउंट ऑफ वाटर बॉइल्स इन 6 minutes. अगर कॉइल 1 अलोन इज स्विच्ड ऑन, अगर कॉइल 2 अलोन इज स्विच्ड ऑन, इसको नहीं किया, वो अकेला ही कॉइल 2 अकेला चालू किया हो तो 8 मिनट में बॉयल होता है. अब बोले दोनों को पैरेलल में चालू किया हो तो बोथ केप्ट इन पैरेलल एंड स्विच्ड ऑन, तो अब कितना टाइम लेगा, यानी कि coil 1 alone takes 6 minutes to boil the water, coil 2 alone takes 8 minutes to boil the water. So if both of them are kept in parallel, then how much time will it take to boil the same amount of water? बराबर है. ये कुछ सम हम लोग टाइम एंड वर्क के सम्स करते थे स्टैंडर्ड 7 में, उसके जैसा ही हो गया. कुछ सम ऐसा होता था
क्या गिवन वर्क इज कंप्लीटेड बाय अ पर्सन ए इन 4 days, same work is completed by another person B in 8 days. If both are made to work together, then how much days will they take to complete the same work? ए अकेला 4 दिन में खत्म करता है, बी अकेला 8 दिन में खत्म करता है, तो दोनों अगर साथ में बैठ के काम करे तो कितने दिन लगेंगे? वैसे ही कुछ समझिए, एक कोयल अकेली 6 मिनट में गर्म करती है, दूसरी कोयल अकेली 8 मिनट में गर्म करती है, पर दोनों को अगर पैरेलल में साथ में रखा हो तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, एक क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है कि वोल्टेज अप्लाइड इन ईच केस इज सेम, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम रखा हुआ है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो इसके बारे में पहले तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड और लेट्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज्ड, क्योंकि बैटरी लगा है ना, वो देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो पानी को गर्म करने में काम आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना यूटिलाइज होगा? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूला अलग अलग, V इंटू क्यू आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, याद है ना? एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज का फॉर्मूला है अलग अलग। हम लोग कौन सा चूज करेंगे यहाँ पे? वी आर गिवन पोटेंशियल सेम, इस हम लोग ये से लेंगे। वी आर सेड दैट वोल्टेज अप्लाइड इन ईच केस सेम, तो हम ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। ओके, तो द फॉर्मूला विल सिलेक्ट इज वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। सपोज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इज एच, कैलोरी में, तो जूल में कन्वर्ट करके जूल्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके जेएच हो गया। अब ये हो गया एच इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर, कैलोरी में दिया है तो जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल में आ गया, यहाँ पे भी जूल है, यहाँ पे भी जूल आ गया। अब मेकिंग 1/r द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला JH अपॉन V स्क्वायर T। नाउ पहला स्टेप, व्हेन कॉइल 1 alone is switched on, बराबर है, तो क्या लिखेंगे? 1 का रेजिस्टेंस फिलामेंट का, JH अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम है, इसको उसको चेंज करनी होती है, V स्क्वायर अपॉन टाइम T1, कितना है T1? 6 मिनट। फिर दूसरा, व्हेन कॉइल 2 अलोन इज स्विच्ड ऑन, कॉइल 2 अकेला स्विच ऑन किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/R2 विल बी इक्वल टू JH अपॉन V स्क्वायर T2। तुम बोलोगे ये यार, अरे वोल्टेज सेम है एंड अमाउंट ऑफ वाटर भी सेम है, दैट शुड रिक्वायर्ड सेम। तो इस केस में T2 कितना है? तो दिया हुआ है 8 मिनट, दूसरे अकेले ने 8 मिनट में गर्म किया। तो व्हेन, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या दिया? व्हेन बोथ स्विच्ड ऑन इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में रख के स्विच ऑन किया, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1/RP, पैरेलल कनेक्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू J इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है, अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, वोल्टेज अप्लाइड इज सेम, टाइम TP लगा है, तो TP कितना है वही तो ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड कितना टाइम लगेगा। ओके, चलो ये तो हो गया फॉर्मूला। एज पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ये तो हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/RP 1/R1 1/R2 डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? JH अपॉन V स्क्वायर T, ये हमने 1/RP रखा, इज इक्वल टू 1/R1 रखते हैं, JH अपॉन V स्क्वायर T1 प्लस JH अपॉन V स्क्वायर T2। JH सेम में उड़ गया, V भी सेम में वो भी उड़ गया, तो बचा क्या? 1/TP 1/T1 प्लस 1/T। तुम लोग लगे सर पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला जैसा होगा, हाँ तो हो जाता है, इसमें क्या करें? तो देयरफॉर TP विल बी इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, यानी कि 6 into 8 अपॉन 6 प्लस 8, एंड दैट कम्स आउट टू समवट 3.43 मिनट। यानी दोनों को अगर पैरेलल में चालू किया तो टेक 3.43 मिनट्स टू बॉयल द सेम वाटर। तो बोलोगे टाइम कम हो गया, 6 मिनट 8 मिनट से कम होकर 3.43 हो गया। द रीजन बीइंग, you connect both the resistors in parallel, तो effective resistance of the circuit decreases। effective resistance डिक्रीज होगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज वही है, effective resistance डिक्रीज होगा तो वो करंट बढ़ेगा,
करंट बढ़ेगा तो हीट का तो फॉर्मूला याद है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट क्यों जनरेट होती है? क्योंकि करंट इज ऑपोज्ड एंड दैट एनर्जी ऑफ द करंट चार्जेस इज कमिंग आउट इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर करंट बढ़ा तो हीट भी बढ़ेगा, तो टाइम कम लगेगा। करंट बढ़ा तो जल्दी हीट हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा। दैट्स व्हाट हैपेंस। चलेगा? यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, इससे करंट बढ़ा तो फास्टर हीटिंग हो गया, फास्टर हीटिंग हुआ मतलब टाइम कम लगा। सेम सम कैन बी आस्क्ड फॉर सीरीज कनेक्शन आल्सो। ये एक सम हो गया, इसको सीरीज कनेक्शन में पूछा हो कि दोनों कॉइल को सीरीज में रखा हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली यू कैन इमीडिएटली से टाइम बढ़ जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा अंदाजा माने तो वही सीरीज कनेक्शन में T1 + T2 है ना, 40 मिनट्स लगेगा उसको। क्यों ऐसा होगा? द रीजन इज व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो इट टेक मोर टाइम टू हीट, करंट कम हो गया तो टेक मोर टाइम टू हीट, तो टाइम बढ़ जाएगा धीरे धीरे। करंट कम होगा तो हीटिंग कम होगा, हीटिंग कम होता है टेक मोर टाइम टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर अबाउट दिस? पैरेलल कनेक्शन का तो हमने देख लिया, सेम टू सेम सीरीज कनेक्शन के लिए भी आएगा। सो यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली। ये किटली वाला सम बहुत टिपिकल सम है, JEE में एक दो बार देखा गया है, स्टेट बोर्ड के पेपर में एक दो बार देखा हुआ है एंड वे बैक इन समवेयर, पर अपने इसलिए करें क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी इसलिए। ओके